नमस्ते। मैं श्रेयस बड़ी आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज जो है उसे शुरू कर चुके हैं और उसमें टोटल 11 लेक्चर्स को कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज हम 12th लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे विच इज़ अबाउट द इवेंट्स ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में जो भी इवेंट्स हुए वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन का ये तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे नहीं देखे अब तक के तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी हुई है मेरे पूरे प्रीवियस लेक्चर्स की वर्ल्ड हिस्ट्री और उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करते हुए चलिए। उसी के साथ साथ अगर आप बाकी भी लेक्चर्स चाहते हो हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री या बाकी और भी सब्जेक्ट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी क्लिक करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस वर्ल्ड हिस्ट्री के सीरीज को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज जो है वो पसंद आ रही है और मैं कंटिन्यूसली इस पर रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना सकूँ। सो आज के इस वीडियो में हम जो इवेंट्स पढ़ने वाले हैं वो है मैसाचुसेट्स असेंबली, बॉस्टन टी पार्टी, फिलाडेल्फिया कांग्रेस और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे 5 इवेंट्स टोटल आते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। बट याद रखेगा ये पाँचों के पाँचों जो इवेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और ये पूरे इवेंट्स को एक बार में ही कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ें छूट ना जाए। तो ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था इसमें सबसे पहला इवेंट हम देखते हैं वो है मैसाचुसेट्स असेंबली। अब मैसाचुसेट्स असेंबली में क्या होता है और क्या नहीं ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, जो लीडर्स होते हैं मैसाचुसेट्स के वो क्या करते हैं कि बाकी कॉलोनीज के जो लीडर होते हैं उन्हें बुलाते हैं। अब ये और वो कहते हैं कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और वो सब एग्री कर जाते हैं इस बात पे और वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका कोई राइट नहीं है कि हम पे वो फालतू के टैक्सेस लगाए। अब यहाँ पे ये सब लोग मिलते हैं और वो यही देखते हैं कि हम पे जो फालतू के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका ब्रिटिश के पास कोई राइट नहीं है। एक तो देखिए क्या होता है कि हमें कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया है, जितने भी कॉलोनीज़ है, जितना भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमें कोई रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। पार्लियामेंट लॉ बनाता है और हम पे कहीं ना कहीं वो लगाने की कोशिश करता है और हमें रिप्रेजेंटेशन, हमारे तो कोई लोग वहाँ है भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो ये एक स्लोगन लगाया जाता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आगे क्या होता है वो हमेशा ये क्या करते हैं, ये जितने भी लोग होते हैं, ये जो लीडर्स होते हैं, दे थ्रेटेंड टू स्टॉप इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। वो यही कहते हैं कि हम यहाँ पे जो ब्रिटिश के गुड्स अमेरिका में जो भी हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट हो रहे हैं इसको हम रोक देंगे, ऐसी कुछ धमकियां देना शुरू करते हैं। ऐसा बोलने के बाद ब्रिटिश जो होते हैं वो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं सोच के जो स्टैम्प एक्ट लगाया जाता था पहले उसे रिपील कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये पिक्चर जो दिख रहा है, ये वही का है कि स्टैम्प एक्ट जो होता है इसको ये लोग पढ़ रहे हैं। अब स्टैम्प एक्ट जो होता है इसे रिपील कर देते हैं, इसे बंद करा दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा के इन पर टैक्सेस लगाए जा रहे थे वो ख़त्म हो जाता है। बट पार्लियामेंट जो होता है वो अभी भी हम वो कहता है कि हमारे पास ही राइट है कि हम आप पे टैक्सेस लगा सकते हैं। पार्लियामेंट स्टिल इंसिस्टेड दैट इट हैड द राइट टू लेवी द टैक्सेस। जबकि अमेरिकन क्या कह रहे हैं कि आप हम पे टैक्सेस नहीं लगा सकते जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। अब ये सब चीज़ों के चलते जो पार्लियामेंट होता है वो स्टैम्प एक्ट तो कैंसिल कर देता है जिससे वो कुछ टैक्सेस को यानी हम कहेंगे कुछ टैक्सेस में कंसेशन देता है। बट वो क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स जो है जो कॉलोनीज में आ रहे हैं, है ना, जो भी बाहर से गुड्स आ रहे हैं इन कॉलोनीज में, उसके ऊपर जैसे कि पेपर हो गया, ग्लास हो गया, टी हो गया, पेंट हो गया, इसके ऊपर वो टैक्सेस लगाना शुरू कर देता है। अब ये जो चीज़ें, ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, पेपर, ग्लास, टी, पेंट एट्सेट्रा, इन सब के ऊपर होता है। कॉलोनीज जो होती है वो फिर से ऑब्जेक्शन लेती है कि हम ऐसा सब टैक्सेस जो है नहीं दे सकते, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप पैसे टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट कर सके हमसे ज़बरदस्ती, जबकि हमें रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिला। ये होने के बाद कॉलोनीज जो होती है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। कॉलोनीज जब प्रोटेस्ट करती है ये पूरी कॉलोनीज, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश का इंपोर्ट थे, जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। अब गुड्स का इंपोर्ट नहीं हो सकता, नहीं होने देते हैं लोग। इस कारण ब्रिटिश सोचते हैं कि भाई अपना जो भी प्रॉफिट है ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और ये प्रॉफिट नहीं मिलने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा था। तो ब्रिटिश कहते हैं ठीक है, आप ये चाहते हैं तो ठीक है भाई, ये जो हमारा प्लान है इसे हम विड्रॉ कर देते हैं और हम अभी सिर्फ टैक्स आपके टी पे ही लगाएंगे, चाय पे ही लगाएंगे, उसके अलावा कोई भी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। बट वो हमेशा इस बार भी यही कहते हैं कि टैक्सेस लगाने का पावर स्टिल पार्लियामेंट के पास यानी ब्रिटिश के पास ही है अमेरिका में टैक्सेस लगाने का। अब देखिए अमेरिका की लोग सोचेंगे उनको क्या टैक्सेस लगाना है, क्या टैक्सेस देना है, बट ऐसा नहीं चल रहा था। बाहर की पावर आके ये फैसला ले रही थी कि अमेरिकन क्या टैक्स देंगे। इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो अमेरिकन थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे।
तो इस तरह की ये असेंबली होती है जिसको मैसेच्यूसेट्स असेंबली कहते हैं। मैसेच्यूसेट्स असेंबली यानी वहाँ पे मैसेच्यूसेट्स में बाकी लोग आके मिलते हैं, बाकी कॉलोनी के लीडर्स भी। नाउ द नेक्स्ट इवेंट इज बॉस्टन टी पार्टी। अब अगला इवेंट देखिए क्या हो रहा है। रिवॉल्यूशन जो है वो अलग अलग इवेंट से भरा हुआ है, काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ देखने मिलते हैं। वैसा ही एक इवेंट है बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी में क्या होता है कि टैक्स जो होते हैं जो लगाया जा रहा है टी पे, अब मैंने पिछले बार आपको क्या कहा कि सब चीज़ों से ये टैक्सेस निकाल लेते हैं, बट कहते हैं कि हम टी पे टैक्स लगाएंगे। अब जो टैक्स टी पे लगाया जा रहा था ये भी लोगों को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड नहीं था। इन 1773 बाकी जो कॉलोनीज होती है वो ये कहती है कि भाई आप आपके शिप में टी लेके आते हो, हम ये जो टी आप ला के बेचते हो और इस पर टैक्स लगाते हो, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको आने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि जो आपकी शिप्स आई है उसको अनलोड नहीं होने देंगे। अनलोड नहीं होने देंगे तो ऐसा अलग अलग कॉलोनीज़ में चलता है, जितने भी ये कॉलोनीज़ है यहाँ पे ये सब देखने मिलता है कि अनलोड नहीं होने देंगे। जो बॉस्टन है वो मैसेच्यूसेट्स करके ये जो कॉलोनी दिख रही है यहीं पे एक सिटी है बॉस्टन नाम की, तो मैसेच्यूसेट्स में ही यही एक और इंसिडेंस होता है। तो बॉस्टन में मेनली क्या होता है कि ये जो गवर्नर होते हैं वो ऑर्डर जब करते हैं कि शिप को अनलोड कर दो। अब स्पेशली जो बॉस्टन नाम का शहर होता है मैसेच्यूसेट्स में, वहाँ क्या होता है जब गवर्नर होते हैं, जब ये ऑर्डर करते हैं कि शिप्स को अनलोड कर दिया जाए, तो कुछ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स होते हैं ड्रेस्ड एज अमेरिकन इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस की तरह जो ड्रेस करके आपको दिख रहे हैं, ये सिटीजन शिप पे चढ़ जाते हैं और शिप पे चढ़ने के बाद दे डंप द क्रेट ऑफ टी इनटू द वाटर, और वो समुंदर में ये जो टी के जो क्रेट्स है इसे फेंकना शुरू कर देते। तो इस तरह से टी के जो जितना भी टी लाया गया था बाहर से वो सबको फेंक दिया जाता है वाटर में। और यही जो इंसिडेंस हुआ इसी को बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बाद ये जो पोर्ट होता है बॉस्टन का वो बंद कर देती है पूरे ही ट्रेड के लिए। वो कहते हैं अब इस पोर्ट से कोई भी व्यापार नहीं होगा, और इस कारण हम कहेंगे कि जो कॉलोनीज़ है इसमें और भी ज़्यादा अपराइजिंग्स जो होती है ये शुरू हो जाती है, और भी ज़्यादा रिवोल्ट शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ये सवाल सता रहा है कि ये अमेरिकन इंडियंस कौन है, तो ये जो अमेरिकन इंडियंस होते हैं इन्हीं का नाम यानी नेटिव अमेरिकन्स, यानी ये समझ जाइए कि जो अमेरिका के नेटिव लोग थे वो। आप जानते हैं कि अमेरिका को कॉलोनी बना लिया था जो यूरोप की कुछ कंट्रीज है उन्होंने, जैसे ब्रिटिश और इन सब ने, उनके लोग भी आके रहने लगे, इसीलिए नेटिव अमेरिकन्स जो है उनको अमेरिकन इंडियंस कहा जाता है। अब जो थर्ड इवेंट हमें देखने मिलता है वो है फिलाडेल्फिया कांग्रेस और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फिलाडेल्फिया जो है, अब यहाँ सबसे पहले देखिए कि यहाँ आपको जितनी भी कॉलोनीज़ दिख रही है 13 कॉलोनीज़ है ये पूरी। 13 कॉलोनीज़ जो होती है वहाँ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये पूरे रिप्रेजेंटेटिव जो है ये फिलाडेल्फिया में मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये फिलाडेल्फिया है कहाँ पे, तो फिलाडेल्फिया मैं आपको ये बता दूं कि फिलाडेल्फिया एक शहर है जो पेंसिल्वेनिया में आता है। ये जो आपको पेंसिल्वेनिया दिख रहा है यहाँ पे आता है फिलाडेल्फिया। ये सब फिलाडेल्फिया में आके मिलते हैं और इसको कहा जाता है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। ये जो मीटिंग होती है इनको ये कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एट फिलाडेल्फिया इन 1774 में ये वहाँ पे आके मिलते हैं। ये जो कांग्रेस होती है ये अपील करती है ब्रिटिश किंग को कि भाई देखो ये जो रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं कि आप इंडस्ट्रीज़ नहीं बना रहे हैं हमारे यहाँ पे, या हमारे यहाँ पे ट्रेड के कुछ आपने रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं वो आप हटा दिए जाए, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस के चलते हमारे देश में बहुत सारे गुड्स और जो भी चीज़ों की ट्रेडिंग है वो नहीं हो पा रही है। और उसके साथ साथ टैक्सेस हमारे कंसेंट के बिना आप प्लीज़ हम पे मत लगाइए, या फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से कुछ बुरा हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे फिलाडेल्फिया के जो लोग होते हैं वो कहते हैं इस तरह से फिलाडेल्फिया के डिक्लेरेशन में। जब ये डिक्लेरेशन में कहा जाता है तो किंग क्या करते हैं, किंग डिक्लेयर कर देते हैं कि आप ये जो एक्शन ले रहे हैं, आप ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये एक म्यूटिनी है, ये अगर देखा गया तो एक रिवोल्ट टाइप की चीज़ है। और वो ट्रूप्स को ऑर्डर कर देते हैं कि ट्रूप्स आप जाइए, यानी अपनी पूरी जो सेना होती है किंग ऑर्डर करते हैं कि उनकी सेना जाएगी और ये जितना भी ये लोग वहाँ पे मिले हैं रिप्रेजेंटेटिव्स फिलाडेल्फिया में, इन सब को वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर देगी। अब ये जो कॉलोनीज़ होती है ये 13 कॉलोनीज़ जो आपको देखने मिल रही है, ये 13 कॉलोनीज़ ये जो फिलाडेल्फिया में मिली है, ये क्या करती है, ये प्लान करती है कि हम भी कुछ मिलिट्री डिफेंस करेंगे। अब यहाँ पे फिलाडेल्फिया में ये लोग कहेंगे कि भाई देखो आप तो अपनी मिलिट्री भेज रहे हैं तो हम भी अपनी मिलिट्री रेडी करते हैं, तो यहाँ पे ये भी मिलिट्री डिफेंस की तैयारियाँ कर देते हैं और ये लोकल ट्रूप्स को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लेते हैं। जो लोकल ट्रिप्स होते हैं उनको ये रेडी करते हैं और फाइनली इन 1775 में पहला बैटल जो होता है फर्स्ट बैटल ऑफ रिवॉल्यूशन वो यहाँ पे लड़ा जाता है। तो यहाँ पे यही होता है इन 1775 फर्स्ट बैटल ऑफ रिवॉल्यूशन वाज फॉट व्हेन 1000 ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक आ रहा है ना, ऐसा समझ जाएंगे। तो सोल्जर जो होता है दे मेट द कॉलोनियल मिलिटिया एंड हम कहेंगे लेक्सिंगटन
जो मैसेच्यूसेट्स में आता है वहाँ पे। तो ये लोग वहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आने के बाद पहला वॉर जो है ये भी शुरू हो जाता है। 1775 में फर्स्ट बैटल ऑफ रिवॉल्यूशन ये लड़ा गया। उसके बाद 4 जुलाई 1776 की बात है, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फिर से मिलती है। जैसे कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो थी वो 1774 में मिली थी, वैसे ही 1776 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मिलती है। अब ये डिसीजन लिया जाता है कि अब क्या किया जाए। तब यहाँ पे ये सोचा जाता है कि अब सीधा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हम एडॉप्ट करेंगे। यानी अब तक हम बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, अपील कर रहे थे। अब यहाँ पे कोई अपील नहीं होगी, अब होगा वो डायरेक्टली डिमांड कि हमें इंडिपेंडेंस दे दिया जाए। इंडिपेंडेंस जब दिया जाता है तो इस इंडिपेंडेंस में बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज रखी जाती है। ये जो इंडिपेंडेंस की डिमांड होती है, डिक्लेरेशन होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती है, जैसे कि इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स दो। हमारे लोगों को अब तक आप बहुत इक्वल राइट्स नहीं दे रहे थे, देखा गया तो हम लोगों को बहुत डिस्क्रिमिनेशन के साथ ट्रीट कर रहे थे। अब हमें होना इक्वल राइट्स, इंडिपेंडेंस मिलेगा और सबको मिलेंगे इसके बाद इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स जो होंगे उसमें 3 चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा आधारित था, ये जो हम कहेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला जो है वो है लाइफ, हमें राइट टू लाइफ होना, अपने अकॉर्डिंग हम जिएंगे। दूसरा हमें फ्रीडम यानी हमें लिबर्टी होना, हम जो करना चाहे वो हम खुद के मर्जी से करेंगे। और तीसरा जो होता है वो हमें होना हैप्पीनेस। ये 3 चीज़ें यहाँ पे कही जा रही थी। तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ और लिबर्टी, ये 3 चीज़ों पे ही बेस्ड आधारित होता है ये डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जो होता है इसमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई थी जिसमें लोगों को राइट भी दिया गया था। लोगों को ये राइट था कि लोग अपनी खुद की दे कैन सेटअप देयर ओन गवर्नमेंट, है ना। तो खुद की गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप की जा सकती थी। जो डिक्लेरेशन था उसके साथ साथ आपको ये बता दूं, उसमें ये भी लिखा गया था कि जो अमेरिकन कॉलोनीज है हैड बीन ऑप्रेस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसीलिए ये सब कॉलोनीज एक आएगी और ये सब यूनाइट होगी, और यूनाइट होने के बाद ये सबको यूनाइटेड कॉलोनीज कहा जाएगा। और यहाँ पे होगा कि राइट ऑट टू बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, है ना। तो यही सब चीज़ें कि वो फ्री और इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहलाएंगे। और ये सब जो कॉलोनीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे थे कि काफ़ी सारी कॉलोनीज़ थी, ये पूरी कॉलोनीज़ एक में आ जाएगी और यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे बनाया जाएगा। इस तरह से एक आइडिया आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो अप टू दिस टाइम कॉलोनीज जो होते हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, इंग्लिशमैन के लिए। और डिक्लेरेशन जो हुआ 1776 के बाद, उसके बाद वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंस की लड़ाई में लड़ना शुरू कर देते, लड़ाई लड़ना शुरू कर देते। यहाँ पे आपको जो देखने मिल रही है अपनी, अब यहाँ पे आर्मी खड़ी कर दी जाती है और यहाँ से लड़ाइयाँ लड़ना शुरू हो जाएगा। अब अगला जो इवेंट है वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे उनको कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है अमेरिकन फोर्सेस के। अब अमेरिकन जो थे वो ये डिसाइड कर चुके थे कि एनी हाउ हम ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकाल के रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी फोर्सेस भी रेडी कर ली। जितनी भी फोर्सेस बनाई गई थी इसमें ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं जॉर्ज वॉशिंगटन है, जॉर्ज वॉशिंगटन को यहाँ पे कमांडर बना दिया जाता है। अब ये बन जाते हैं कमांडर और ये रेडी हो जाते हैं कि अब मैं अटैक करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जब अटैक किया जाता है तो अटैक काफ़ी सक्सेसफुली किया जाता है। और आपको ये भी बता दूँ कि पहला बैटल जो होता है वो बॉस्टन के आसपास लड़ा जाता है। बॉस्टन कहाँ पे आपको ये अच्छे से पता है, बॉस्टन आता है वो है मैसेच्यूसेट्स जो है उसमें एक शहर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अमेरिकन फोर्सेस होते हैं, अमेरिकन फोर्सेस ये इस बैटल को जीत जाते हैं, वो विक्टोरियस रहते हैं। जब उनको विक्ट्री मिलती है तो ये जो विक्ट्री होती है, दिस विक्ट्री ऑफ द रफ अमेरिकन मिलिट्री मैन जो होती है अगेंस्ट ट्रेंड ब्रिटिश फोर्सेस, है ना। अभी इतनी ट्रेनिंग भी नहीं ली रहती अमेरिकन ने, फिर भी ब्रिटिश फोर्सेस को वो हरा देते हैं। और ये जो हरा देते हैं इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो हार ब्रिटिश की होती है वहाँ से अमेरिकन के अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है। अब अमेरिकन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अब वो ये देख सकते हैं कि हम और भी लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो हम आराम से ब्रिटेन को हरा देंगे। इसी एक कॉन्फिडेंस के साथ वो जब आगे बढ़ने लगते हैं तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड कर लेती है कि जो कॉलोनीज होती है उनको हम हेल्प करेंगे, अपने ट्रूप्स भी देंगे, सप्लाईज देंगे और फंड्स भी देंगे ताकि ब्रिटेन को वहाँ से बाहर कर सके। अब मेन प्रॉब्लम ये था कि ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये फ्रेंच लोग जो है वो अमेरिकन की साइड यहाँ पे ले रहे थे इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसा क्या था कि ये लोग अमेरिकन की साइड ले रहे थे और ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पे वॉर लड़ने के लिए वो रेडी हो गए थे। क्योंकि जो फ्रांस था, ये ब्रिटिश का ओल्ड एनिमी था। आप इंडिया में की भी जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि बहुत वॉर बैटल्स लड़ते हुए आपको दिखते हैं। और इनकी जो भी दुश्मनी थी ये काफ़ी पुरानी है, यानी ये दोनों भी हैं, ये एनिमी हैं, एक दूसरे के एनिमीज़ होते हैं तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही यहाँ पे पता चल जाता है। और अमेरिकन को फ्रेंच जो होते हैं वो सपोर्ट दे देते हैं। बाकी जो एनिमीज़ होते हैं ब्रिटेन की, जैसे कि हम कहेंगे स्पेन, ये भी दुश्मन थे ब्रिटेन के। स्पेन के साथ साथ हॉलैंड जो है ये भी एक टाइम पे दुश्मन बन चुका था ब्रिटिश के, ये भी
ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे कई और, तो सभी लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पे वॉर लड़ने लगते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो फ्रांस का ओल्ड एनिमीज था और अदर एनिमीज जो है हम कहेंगे ब्रिटेन के, जैसे स्पेन और हॉलैंड, ये भी सून फाइटिंग ब्रिटिश एल्सवेयर। अब धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाने लगती है उनके खुद के जगह पे। जब ये प्रॉब्लम जाने लगती है तो देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ रिबेलियन इन आयरलैंड, तो आयरलैंड में भी कुछ रिबेलियंस के यहाँ प्रॉब्लम जाने लगते हैं और कुछ लीडर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के वो अपोज करना शुरू कर देते हैं जो यहाँ पे वॉर चल रहा है उसको। कॉलोनिस्ट के साथ यहाँ पे वॉर लड़ा जा रहा है और ये जो वॉर था इसको अपोज करना शुरू कर देते हैं कुछ, हम कहेंगे कि लीडर्स भी पार्लियामेंट में। वॉर जो है वो 1781 में फाइनली ख़त्म कर दिया जाता है। जो ब्रिटिश कमांडर होते हैं कॉर्नवालिस यहाँ पे सरेंडर कर जाते हैं। कॉर्नवालिस जो है ये जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सरेंडर कर देते हैं और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करके वो वहाँ पे जब पोस्ट हो जाते हैं उसके बाद, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कॉर्नवालिस लड़े, उसके बाद वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए जाते हैं, वो यहाँ पे सरेंडर कर दिए जाते हैं। 2 साल बाद इन 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन की जाती है बिटवीन ब्रिटेन एंड अमेरिकन, और यहाँ पे कहा जाता है कि आपके जो 13 कॉलोनीज थे उनको यहाँ पे हम फ्रीडम दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सरेंडर किया जाता है और 13 कॉलोनीज जो थी, ये 13 कॉलोनीज, इन सबको फाइनली यहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है। और इसके पीछे बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क दिख रहा है, जो अमेरिकन है उनका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिख रहा था। इन सब चीज़ के चलते फ्रीडम तो मिलना ही था। तो ये एक और इवेंट था जो हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो अगला इवेंट आता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आखिरी जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले टॉपिक वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये बता दूँ, जब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ तो 13 की 13 जो कॉलोनीज थी, मैं ये कहूँगा जितनी भी 13 कॉलोनीज थी ये सेपरेट स्टेट्स हुआ करती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 13 कॉलोनीज जो है ये सेपरेट स्टेट्स हुआ करते थे। स्टेट्स होने के साथ साथ इनकी खुद की अपनी ओन आर्मीज़ हुआ करती थी। सबकी अब अपनी आर्मी है, सबकी अब अपनी बाउंड्रीज़ है ना, बाउंड्रीज सबकी अलग अलग है। उसके अलावा हम कहेंगे इसी तरह से उनके फाइनेंसेस अलग तरह से, सब अपना सेपरेट फाइनेंशियल सिस्टम को संभालते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सब कुछ सेपरेट था, ये मैं कहना चाहूँगा, बट दे कोऑपरेटेड। अब क्या होता है कि इन्होंने एक दूसरे को कोऑपरेट करना शुरू कर दिया था। भाई यहाँ पे कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब आप लोगों को एक आना होगा तभी आप अपने कॉमन एनिमी को ख़त्म कर सकते। तो 1781 में ये लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट भी किया था। अब यहाँ पे कोऑपरेशन जो था ये बहुत अच्छा था कॉमन एनिमी के खिलाफ। और 1781 में जो यूनाइटेड स्टेट्स था, ते यूनाइटेड थ्रू द प्लान ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो है, जिसको फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन जो था उसको फिलाडेल्फिया में बुला दिया गया कि आप आइए और नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्रेम कीजिए। फिलाडेल्फिया जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिलाडेल्फिया हम कहेंगे कि एक शहर था पेंसिल्वेनिया में, और यहाँ पे वो लोग मिलते हैं और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया जाता है और 1789 में ये इफेक्ट में भी आता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसके चलते रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है, जहाँ रिपब्लिकन का मीनिंग होता है कि मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाता है। मोनार्की यानी हम कहेंगे जहाँ किंग या क्वीन रूल करते हैं, यहाँ पे जो भी रिपब्लिक है वहाँ पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अभी यहाँ पे रूल करेंगे। इसको रिपब्लिकन कहा जाता है। बाकी पूरे वर्ल्ड में जहाँ मोनार्की दिख रही थी, अमेरिका एक ऐसा देश बन जाता है जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बना के दिखाता है। बहुत अच्छी बात थी, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर देता है अमेरिका। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको फेडरल सिस्टम बना दिया जाता है। फेडरल सिस्टम जो होता है इसमें 2 सरकारें होती है, जैसे आपको पता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम कहेंगे डिवाइड किए जाते हैं पावर्स को सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। इसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है। तो अमेरिका जो है वो पहली बार यहाँ पे अडॉप्ट कर लेता है, वो है हम कहेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेडरल सिस्टम रहा करता है। अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जिन्होंने लिखा था वो थे जेफरसन। तो जो जेफरसन थे, जो ऑथर थे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के, वो और उनके फॉलोअर्स जो थे वो कैंपेन करते हैं एक, जिसमें वो लिखते हैं कि राइट्स भी कुछ मिलने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बिल ऑफ राइट्स यहाँ पे रखे जाते हैं एंड दिस वाज डन थ्रू 10 अमेंडमेंट्स, है ना। तो 10 अमेंडमेंट्स करते हैं जिसके चलते अमेरिकन लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं और इतने बेस्ट राइट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे इतने अच्छे जो राइट्स दिए गए थे, जैसे कि ये बहुत बड़ी एक बात थी, है ना। द मोस्ट नोटेड दीज वर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन, जस्टिस अंडर लॉ। ये सब चीज़ें जो हैं, हम ये सब आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं, ये पहले से, बहुत पहले से अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। उसके साथ साथ यहाँ से नया एक स्टेट बनता है जिसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया नेशन करके देखने मिलता है। पहला रिटर्न जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें देखने मिलता है इतिहास में। तो ब्रिटेन का जो था वो रिटर्न नहीं है, वो अनरिटन है। तो पहला लिखित यानी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी रिपब्लिकन मोनार्की के बिना वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने मिलता है। और आज भी ये ऑपरेशनल है, आज भी ये चल रहा है। इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन और आज भी सक्सेसफुली जो चलते हुए हमें दिखता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो देखिए कितने बेहतर चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है कि देखिए क्या क्या हुआ। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के चलते इनको सक्सेस मिला था अमेरिकन्स को, और उन्होंने सक्सेस लिया भी। इसी को कहा जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन के इवेंट्स। सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर जितना हो सकता है करते रहे। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए और आपको वो वीडियोस टाइम पे पता चल जाए। और अपडेट्स अगर आप चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID है श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेल करना चाहो तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे।